लास्ट क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लासेस में रेजिस्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था। कहाँ तक बच्चे कैपेसिटिव सर्किट कहाँ तक पढ़ लिया था? अच्छा, मेरे को याद आया। अभी इंडक्टिव सर्किट से पहले भी हमें कुछ चीजें पढ़नी है। याद आ गया कहाँ तक पढ़ाया था हमने। हमने आपको इक्वेशन बता दी थी, इक्वेशन बता दी थी बच्चों। सर किसकी? हाँ, हम कैपेसिटिव सर्किट पढ़ रहे थे, तो हमने ये बताया था कि हमने जो वोल्टेज सप्लाई की थी वो थी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जब हमने डेरिवेशन किया तो हमें करंट मिला, और करंट जो आया था हमारे पास वो था ओमेगा सी वी नॉट, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हमारा एक्सप्रेशन था। तो इस एक्सप्रेशन के बाद हम आपको सीधे सीधे एक नए टॉपिक पे ले गए थे जिसका नाम था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हम उसके बारे में आपको बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस? जब हम किसी कैपेसिटर को एसी से कनेक्ट करते हैं तो करंट को फ्लो होने में जो अपोजिशन होता है उसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस नॉन डिसिपेटिव नेचर का होता है, नॉन डिसिपेटिव नेचर का होता है। डिसिपेशन नहीं करता है, एनर्जी कंजम्पशन नहीं करता है। तो अब देखो बच्चे, यहाँ से हमने इसको बोला था कि ये आई नॉट हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटिव सर्किट के बारे में इतना पढ़ा था, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मेनली पढ़ा था हमने। तो हमने बताया था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1/ओमेगा सी, और इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, ये सब रिवीजन है। अब जब हम लोग कोई भी सर्किट पढ़ते हैं, जैसे कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट पढ़ते हैं, तो हम उसमें दो चीजें पढ़ते हैं खासकर। एक तो हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि हमने जान लिया। दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं फेज के बारे में। एक्चुअली क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने जो वोल्टेज दी थी वो तो साइन की वोल्टेज थी, बट हमें करंट जो मिला वो कॉस का था। अब सबसे पहली बात पे समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा है, क्योंकि वोल्टेज साइन की थी, करंट कॉस का था। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, अभी हम फिजिक्स बता भी नहीं रहे आपको, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं। अगर आप मैथ्स की बात करो तो साइन का ग्राफ या कॉस का ग्राफ कैसे आता है एक बार देखते हैं। कोई बच्चा बताएगा कि साइन के कॉस के ग्राफ में क्या फर्क होता है? साइन का ग्राफ यहाँ से चालू होता है, ऐसा होता है। ये ग्राफ है सर कॉस का साइन ऊपर से थीटा चालू का। होता है, वो आधा जो है ना वो आधा इधर चले आया थोड़ा सा और। शाबाश बच्चे। अगर हम आपसे पूछें कि कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होगा, तो एक कॉस थीटा का ग्राफ इस तरीके से हम बना सकते हैं, आधा ऊपर जो कि से ऊपर से चालू होता है, ऊपर से चालू होता है। और ठीक ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि माइनस साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, तो आप उसको बिल्कुल नीचे से बना सकते हो, ऐसे। ठीक है, ये माइनस साइन थीटा का ग्राफ होगा। ठीक, इसके अलावा हम आपसे पूछें कि अगर माइनस कॉस थीटा का ग्राफ कैसे बनाएं, तो आप वो भी बना सकते हो। जो साइन थीटा का ग्राफ है और माइनस साइन थीटा का ग्राफ है वो सेम ही होता है, बट थोड़ा सा अलग जगह से चालू होता है। तो ये माइनस कॉस थीटा का ग्राफ होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ होते हैं अलग अलग, और हम सीखते हैं, तो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे वोल्टेज है जो साइन है, और करंट है कॉस है। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो वोल्टेज का ग्राफ और करंट का ग्राफ कैसा आएगा? अगर दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करें, तो वोल्टेज का ग्राफ जो आएगा साइन वाला आएगा, और करंट का ग्राफ जो आएगा कॉस वाला आएगा। तो अगर हम इस पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वोल्टेज जो है वो साइन है, मतलब कि ऐसी, और करंट जो है वो कॉस है, मतलब कि ऐसी, ऐसे। समझ रहे हो बच्चों? तो ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया। बट हम इस चीज से आपको क्या समझाना चाहते हैं? ये है क्या, मतलब अब सबसे बड़ी बात ये आई कि है क्या, ये क्या हो क्या रहा है, घट क्या रहा है, पढ़ क्या रहा है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स चल रही है। तो अब थोड़ी सी बात यहाँ पर समझने वाली भी आती है, जो आपको थोड़ी नॉलेज के लिए होनी चाहिए। वोल्टेज की इक्वेशन ये आई, करंट की इक्वेशन ये आई, ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि दोनों का फेज सेम नहीं है। अब ये क्या मतलब होता है, फेज सेम ना होना? मैथमेटिकली फेज सेम ना होना, अ, ये कहलाता है कि एक साइन है एक कॉस है। बट फिजिकली फेज सेम ना होने का मतलब क्या है?
फेज सेम ना होना मतलब दोनों का एक साथ बढ़ना है घटना एक साथ ना होना। मतलब जैसे अगर हम देखें जैसे एसी है, एसी में फ्लक्चुएशंस होते हैं वोल्टेज के भी और करंट के भी, बट ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ मैक्सिमम हो जाए और एक साथ मिनिमम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर है क्या? तो हम यहाँ पर जो ग्राफ है वहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। जैसे हम एक पॉइंट मान लेते हैं, जैसे ये एक पॉइंट ले लो, चाहिए पिंक से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है एक जगह, एक टाइम को लिया है, हमने लिया है एक पर्टिकुलर टाइम पर, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कुछ भी हो सकता है, इसको हमने लिखना नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको मिटा देना चाहिए। हाँ, तो एक टाइम पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये क्या है, अगर आप देखो इसी टाइम पे, सेम टाइम पे करंट की वैल्यू तो मैक्सिमम है, बस ठीक उसी टाइम पे वोल्टेज 0 है। मतलब कि दोनों का सेम फेज में ना होना, मतलब कि एक करंट मैक्सिमम है जीरो तो एक है। 0 है, और एक 0 है तो एक मैक्सिमम होना। तो अब सेम फेज में ना होने का मतलब क्या होता है? देखो बच्चे कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अरे बच्चे आओ, मौज मस्ती भी किया करो, पढ़ाई भी खूब करो, ये भी खूब करो, वो भी खूब करो, तो आपको क्या लगता है हर चीज पॉसिबल है? हर चीज पॉसिबल नहीं है। आप अगर पढ़ोगे, पढ़ने में टाइम लगाओगे तो फिर मौज मस्ती में टाइम नहीं लगा पाओगे। एक स्कूल वाला चाहता है कि हमारा बच्चा ऑलराउंडर हो, स्विमिंग भी आती हो, मतलब स्टूडेंट ऑफ ईयर बना दिया जाए, उसको स्विमिंग भी आती हो, साइकिलिंग भी आती हो, पढ़ने में भी अच्छा हो, टैलेंटेड हो, ये हर चीज हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, चीजें सेम फेज में नहीं होती। अगर टाइम पढ़ाई पे दोगे तो आपका कोई करिकुलर जाएगा, तो अगर एक मैक्सिमम होगा तो एक मिनिमम होगा, बहुत ही कम चांस है कि तो हर चीज सेम फेज में चले। तो यहाँ करंट मैक्सिमम में तो वोल्टेज 0 है। बट ऐसा क्या होता है कैपेसिटर के केस में जो ऐसा होता है, करंट मैक्सिमम में और वोल्टेज 0 है? या कोई और भी पॉइंट कंसिडर करो तो उस पॉइंट के बारे में भी बात कर सकते हैं हम। जैसे कि हम एक पॉइंट और कंसिडर कर लेते हैं, जैसे ये पॉइंट, ये वाइट पॉइंट, यहाँ पे उल्टी कहानी है। अगर आप देखो तो क्या कहानी है यहाँ पर? यहाँ वोल्टेज तो मैक्सिमम है बट करंट 0 है। अब ये क्या कहानी है? यहाँ पे भी सेम फेज नहीं है। तो ये कैपेसिटर में ऐसा क्या चक्कर होता है जब सेम फेज की कहानी आती है? देखो बच्चे, होता क्या है, कैपेसिटर में जब एसी से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है। तो मान लो प्लेट्स पे चार्ज आ गया, काफी सारा चार्ज आ गया, ऐसे बहुत सारा चार्ज डिपॉजिट हो गया, चार्ज डिपॉजिट हो गया बहुत सारा, ठीक है। तो अगर सर्किट का सारा चार्ज प्लेट्स पे आ गया तो सर्किट में कोई भी चार्ज फ्लो करने के लिए उस टाइम नहीं होगा, सारे लोग मौज मस्ती में लग जाएंगे, तो ध्यान कौन रखेगा? मान लो, तो जैसे अगर सारा ही चार्ज फ्लो कर रहा है, डिपॉजिट हो गया प्लेट्स पे, तो सर्किट में कोई चार्ज नहीं होगा। अगर सर्किट में कोई चार्ज नहीं होगा तो सर्किट का करंट उस टाइम 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा चार्ज डिपॉजिट है, प्लेट्स पे है। बट फिर प्लेट पे क्या होगा? देखो प्लेट की जो वोल्टेज होती है वो होती है V इक्वल टू Q बाय C, और सारा चार्ज मतलब मैक्सिमम चार्ज अगर प्लेट्स पे है, तो अगर चार्ज मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो इस टाइम पे अगर देखा जाए तो कैपेसिटर की वोल्टेज तो मैक्सिमम है, कैपेसिटर प्लेट्स पे वोल्टेज तो मैक्सिमम है, क्योंकि सारा चार्ज प्लेट्स पे डिपॉजिट है। बट उस टाइम सर्किट में करंट 0 हो चुका है, क्योंकि सारा चार्ज वहीं पे ही है। अगर सारा चार्ज वहीं बैठा हुआ है, फ्लो कोई नहीं कर रहा है। समझे बच्चे या नहीं समझे? हेलो? यस सर। हेलो है? बट क्या ये हमेशा चलता रहेगा? नहीं, ये तो एसी है। कैपेसिटर चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, चार्ज भी होता है। कुछ ही देर में, कुछ ही चंद सेक मतलब टाइम बाद आपको थोड़ी फिगर डिफरेंट दिखेगी। और फिगर डिफरेंट क्या होगी कि यहाँ जो प्लेट्स है उस पे चार्ज नहीं है और सारा चार्ज फ्लो में है, क्योंकि बार बार एसी के अंदर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, तो कुछ ही टाइम में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी होती है, इवन पोलैरिटी भी चेंज होती रहती है। पोलैरिटी चेंज का मतलब क्या है? देखो जैसे ये तो एक कैपेसिटर है, तो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में समझाया तो उसकी 3 फिगर बना के सिखाई थी आपको स्टार्टिंग में, कि जैसे अभी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ये एसी से कनेक्टेड है। आफ्टर सम टाइम मान लो नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो कुछ देर बाद और नेगेटिव चार्ज अगर उधर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज अगर इधर से इधर जाएगा, रुकेगा नहीं, मूवमेंट रुकेगा नहीं, तो इस ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी और ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब कि इफ यू कनेक्ट अ कैपेसिटर विद एसी सोर्स, there will be charging and discharging of capacitor even
द चार्ज नेचर ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स चेंजेस विद टाइम। जैसे नेचर ऑफ चार्ज जो है वो भी टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। अब प्लेट्स पे जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव उस वो भी चेंज होता रहेगा। ये समझे बच्चों इस बात को? यस सर। जैसे फर्स्ट फिगर में राइट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, अब थर्ड फिगर में लेफ्ट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, फिर वो प्रोसेस होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इसके बारे में। तो इससे क्या है कि यहाँ पर आप देखो तो अभी चार्जिंग हुई, डिस्चार्जिंग हुई। अब डिस्चार्जिंग क्या होगा, सारा चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा। सारा चार्ज अगर सर्किट में तो करंट मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि चार्ज बहुत सारा चार्ज फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा करंट मैक्सिमम होगा। बट प्लेट पे पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि चार्ज प्लेट पे जीरो डिपॉजिट है इस टाइम पे। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा। समझे नहीं समझे? आई मैक्स हो जाएगा, V जीरो हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ सेम फेज हो ही नहीं सकता है। सेम फेज क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर एक मैक्सिमम होगा तो एक मिनिमम होगा, एक और वाइस वर्सा चलता रहेगा। समझे? समझे नहीं समझे बच्चों? हेलो, आप एक साथ दो जगह मौजूद नहीं हो सकते। अगर आप अच्छा एक समझ टाइम गया पे समझ मौज गया मस्ती सर। कर रहे हो तो उस टाइम पढ़ाई नहीं कर सकते, वाइस वर्सा। समझ गए बच्चों अच्छे से? यस। तो ये बताता है कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट और वोल्टेज का सेम फेज नहीं हो सकता। करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज जीरो होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो होगा, और ये साइकिल जो है कंटिन्यूअसली चलती ही रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक, और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चलता ही रहेगा। अब देखो बच्चे, एक कई बार ये भी बात करते हैं बच्चे कि सर कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रहा है बार बार, क्या कैपेसिटर एसी सर्किट में कोई पावर कंज्यूम कर सकता है? बता सकते हो बच्चों? आपको क्या लगता है, कैपेसिटर क्या पावर कंजम्पशन करेगा एसी सर्किट में या नहीं करेगा? किसी का कोई आंसर? क्या सर? क्या कैपेसिटर एसी सर्किट में कुछ पावर कंजम्पशन करेगा या नहीं करेगा आइडियल केसेस में? कोई होनहार बच्चा? बोलो भाई, कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा नहीं है हमारे पास जो होनहार हो? देखो बच्चे, कैपेसिटर पावर कंजम्पशन नहीं करता है। अब ये भी कोई बच्चा बता सकता है क्यों नहीं करता है? इतना बता दो यार। क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो रहा है। नहीं देखो बच्चे, अब आपको एक चीज बताते सर हैं, ध्यान वो से। जितना स्टोर आप करता था वापस आ जाता ना अगली साइकिल में। वापस कर देता है आइडियल केसेस। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, पावर कंजम्पशन वो करता है जो बेसिकली आपकी एनर्जी यूज कर रहा हो। जैसे रजिस्टर हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, बल्ब हो गया, ये सब आपकी एनर्जी लेके कन्वर्ट कर देंगे किसी और फॉर्म में। जैसे बल्ब है, वो लाइट में कन्वर्ट कर दे रहा है, खर्च हो गई। बट कैपेसिटर क्या कर रहा है, आपकी एनर्जी लेके स्टोर कर रहा है। कैपेसिटर का ऐसा डिवाइस है ही नहीं आइडियल केसेस में, मान लो। आइडियल केस में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार कैपेसिटर से गलती से एनर्जी कंजम्पशन हो जाता है। कोई बताता है गलती से एनर्जी कंजम्पशन कैसे हो जाएगा कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पर? अच्छा चलो, अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे। मान लो आपके पास एक बकेट है भरी हुई और एक खाली। ये बकेट है, ये पूरी फील्ड है, और ये खाली। आप बार बार एक से दूसरे में पानी ट्रांसफर कर रहे हो। आइडियल केस में क्या होगा और नॉन आइडियल केस में क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा? सर आइडियल केस में सारा पानी दूसरी वाली बकेट में चला जाएगा। कंटिन्यूसली ऐसा ही होता रहेगा, फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, नॉन सेकंड आइडियल में फर्स्ट सर में कुछ जाएगा, कुछ पानी बिखर जाएगा। कुछ बिखर जाएगा। कुछ ऐसे ही वही होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर कैपेसिटर को चार्ज करते हैं हम, जितनी एनर्जी देते हैं, आइडियल केसेस में डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर उतनी एनर्जी आपको वापस कर देगा और कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं करेगा। और एसी में बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जितनी एनर्जी लेगा उतनी देता रहेगा, तो कोई डिसिपेशन नहीं करता है। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर कैपेसिटर डिसिपेशन नहीं करता है, फिर यूज ही क्यों कर रहे हो उसको सर्किट में, एसी में? यार कभी भी कैपेसिटर सिंगल यूज नहीं किया जाता है, ये तो आपको सिंगल पढ़ा रहे हैं।
सिंगल यूज तो किसी काम का नहीं है। अब ये कैपेसिटर आपने इसी में लगा रखा है, क्या काम है इसका? ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर रहा है, कोई काम का थोड़ी है ये इस टाइम पर। वो तो आपको पढ़ाया जा रहा है कैपेसिटर ऐसा बिहेव करता है, फिर उसको उसके बिहेवियर के बेसिस पे यूज कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे यूज किया जाता है। कभी भी आप उसको यूज नहीं करोगे सिंगल एलिमेंट के तौर पे। अब ये समझ में आया? यार देखो, हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उसमें सिंगल एलिमेंट नहीं लगे होते हैं, कई सारी चीजें लगी होती हैं। कंपोनेंट से कोई भी चीज नहीं बनती है जिंदगी में, ध्यान रखना। चीजों से मिलके चीजें बनती हैं। समझे या नहीं समझे इस बात को? तो अगर सिंगल यस सर। कैपेसिटर लगाते हो तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी, एनर्जी लेगा देगा, एनर्जी लेगा देगा देगा, तो बिल नहीं आएगा अगर आइडियल केसेस है। अगर आपके घर में आपका कंडेंसर है और अगर आप जो सॉकेट है उसमें लगा के छोड़ दो उसको ऑन करके, और कुछ महीने बाद घर पे आओ, तो आइडियल केसेस में आपका बिजली का बिल 0 आना चाहिए, क्योंकि आपने भले ही वो लगा करके ऑन करके छोड़ के आए हो कैपेसिटर को। एक तरीके से कैपेसिटर को आप इलेक्ट्रिसिटी दिलवा रहे हो, बट चक्कर क्या है कि कैपेसिटर एनर्जी कंजम्पशन नहीं कर रहा, वो दे रहा है वापस। आइडियल केस में तो ऐसा होता है, बट नॉन आइडियल केस में क्या होता है, कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम में कुछ एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उससे कैपेसिटर थोड़ा गर्म हो जाता है। तो कुछ एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में चली गई, तो कुछ आपकी एनर्जी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। समझे या नहीं समझे बच्चों इस बात को? बट Yes, हम sir. अभी इस समझ बारे गए। में नहीं लेते, इसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है जो ये बता सके कि कितनी हीट जनरेट हो रही है फिलहाल के तौर पर। कैपेसिटर हीट जनरेट करता है बेसिकली, एक्चुअल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में थोड़ी बहुत, तो कुछ एनर्जी लॉस भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सारी एनर्जी कन्वर्जन करनी। तो खैर फिलहाल तो हमारा ये है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप कैपेसिटर कंडेंसर है फैन वाला, उसकी 2 वायर होती है, उसको अगर आप स्विच में लगा के ऑन करके चले जाओ, कुछ महीने बाद फिर आओ, तो आइडियल केस में बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या बोलोगे बच्चे, क्या आंसर आएगा? आइडियल केस में बिल आएगा या नहीं आएगा? आइडियल केस में बिल आएगा या नहीं आएगा? जबकि आप एक एलिमेंट लगा के जा रहे हो, ऑन करके छोड़ के जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उससे आइडियल केस में? तो बच्चा आंसर दे दे भाई, कोई बोलेगा नहीं बच्चे, कोई कुछ नहीं बताएगा क्या? हेलो हेलो, अरे भाई बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, sir. बोलो भाई, क्या होगा आइडियल केस में? क्या होगा, बिल आएगा या नहीं आएगा अगर आप कैपेसिटर को लगा करके स्विच में ऑन करके छोड़ दो? स्विच में नहीं लगा आएगा के सर, समझ नहीं में आया? आएगा. आएगा सर, आएगा। सर नहीं आना आइडियल केस में, चाहिए। आइडियल केस सर नहीं सर आएगा नहीं सर. आइडियल आएगा। केस में नहीं है, नहीं आएगा। नहीं आएगा सर. देखो क्योंकि बच्चे, उनको महीने कैपेसिटर का सिर्फ स्टोरिंग एलिमेंट होता है, Yes, sir. सिर्फ स्टोरिंग एलिमेंट होता है, और वो डिसिपेट नहीं करता है। समझे? जितनी एनर्जी उस लेगा देगा, लेगा देगा, सर्किट को दे देगा, कोई बिल नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो हम कैपेसिटर को किस तरीके से यूज करते हैं सर्किट में, इसके बारे में तो अभी हम आपको नहीं डिस्कस कर रहे। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, थोड़ा बहुत आइडिया दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी बच्चों। सेम फेज में ना होना समझ में आ गया आपको? फेज डिफरेंस होना समझ में आ गया? हेलो बोलो भाई, आया समझ में? नहीं आया सेम फेज में ना होना? क्योंकि आमतौर पर बच्चों को नहीं समझ में आता है कि सेम फेज में नहीं है, सेम फेज में नहीं है करंट और वोल्टेज। तो ये समझ में आ गया होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझ में आ गया होगा आपको, समझ में ये भी आ गया होगा कैपेसिटर एक नॉन डिसिपेटिव एलिमेंट है, डिसिपेशन नहीं करता, एनर्जी कंजम्पशन नहीं करता है। तो ये कुछ चीजें हमने समझ ली बच्चों, ये सब यहाँ पर इक्वेशन वगैरह भी समझ ली यहाँ पर, और वोल्टेज फॉर कैपेसिटर। अच्छा, जैसे कैपेसिटर की बात की जाए तो उसकी वोल्टेज की इक्वेशन होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट की इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी को हम क्या कर सकते हैं, अगर साइन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब कोई पूछे कि सर कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? यार ऐसे ही कर रहे हैं फालतू, ताकि सेम सेम में ले आए, करंट को भी साइन के फॉर्म में लिख सकें और वोल्टेज को भी साइन के फॉर्म में लिख सकें। तो ये कुछ बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब हमने बताया कैपेसिटर के बारे में। कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो बताओ बच्चों, किसी को डाउट? कोई बच्चा बोलेगा ही नहीं, सब शांत रहेंगे। No, sir. चलो खैर आगे बढ़ते नो सर, हैं। अब हम आते हैं इंडक्टिव एलिमेंट पे, इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट क्या होता है?
इंडक्टिव सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें इंडक्टर को हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा इंडक्टर है, इसमें हमने इसे एसी सोर्स से कनेक्ट किया। खैर मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ। कभी भी एक सिंगल एक एलिमेंट को एसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया जाता है, कई सारे एलिमेंट होते हैं आमतौर पे। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि आमतौर पे हम इंडक्टर को एसी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा मिसकॉन्सेप्ट अपने दिमाग में मत रखना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंडक्टर को कनेक्ट करो सिर्फ आप किसी कारणों की वजह से, बट आमतौर पे जनरली कभी भी कोई सर्किट बनता है उसके अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट ही होते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है। कॉइल ऑयल ये वो सब कुछ लगे होते हैं उसके अंदर। तो हमने यहाँ जो वोल्टेज अप्लाई की है वो V0 sin ओमेगा t है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस इंडक्टर वो क्या होगा, वो होगा L/di/dt। ये कब पढ़ा हमने, ये सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था हमने। तो दोनों की वोल्टेज को हम इक्वेट करा देते हैं। तो आफ्टर इक्वेटिंग बोथ वोल्टेज वी विल गेट L/di/dt इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। ठीक है, इसको हम ऊपर भेज दें, इसको हम नीचे भेज दें। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें करंट की इक्वेशन चाहिए। वोल्टेज की हमें इक्वेशन दी हुई होती है, हम उससे करंट की इक्वेशन निकालते हैं। V0 by L sin ओमेगा t dt। अगर हमें करंट की इक्वेशन मिल गई है तो हम इसे इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब di मिल गया तो इंटीग्रेशन कर देंगे, i आ जाएगा। तो di का इंटीग्रेशन i हो जाएगा। लिमिट फिलहाल पुट नहीं कर रहे बच्चे, ये मैथमेटिक्स नहीं है तो हम ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दे रहे, क्या है क्यों है। साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। क्या होता है भाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट, कोई कॉल आ रही है। हाँ अच्छे, हेलो हेलो। देखो यस इससे सर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ऑफिस से कॉल आई थी, अच्छा कुछ काम था। हाँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और अगर साइन के थीटा हो तो वो टर्म लेट करके कर लेते हैं ना, वो माइनस डिवाइड बाय के हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा के थीटा बाय के के आ जाता है, तो ये आ जाएगा। तो अभी हम बच्चे कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं लगा रहे हैं, मतलब आपको पता होगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, तो यहाँ पर हम उसको स्पेसिफाई करके लिख रहे हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा, सीधे सीधे फिजिक्स के हिसाब से शॉर्टकट में ले जा रहा हूँ।
तो थोड़ा मैथ्स वाला दिमाग मत लगाना ज़्यादा कि क्या होगा कांस्टेंट वांस्टेंट, वो मैं आपको बता दूंगा आप चाहोगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है अच्छे, ये आ जाता है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर बच्चों जैसे हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर में क्या किया था, हमने आपको बताते हैं। कैपेसिटर में भी हमने स्टार्टिंग यही सीखी थी, हमने कहा था कि हम वोल्टेज ये दे रहे हैं, हमें करंट ये मिल रहा है। उसके बाद मैंने आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझाया था क्या होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर करंट को फ्लो होने में जो अपोजिशन फेस करनी पड़ती है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। उसके बारे में मैंने आपको समझाया था क्या होता है। कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उस पर जो पुराना चार्ज होता है वो नए वाले चार्ज को आने नहीं देता है। ऐसे एक्चुअली क्या होता है इंडक्टर में भी क्या होता है, जब इंडक्टर में करंट बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है तो इंडक्टर अपोजिशन करता है। इंडक्टर की अपोजिशन का कारण अलग होता है। कोई बच्चा बताएगा इंडक्टर की अपोजिशन का क्या कारण है। कैपेसिटर की अपोजिशन का कारण तो प्लेट का चार्ज था, वो आने नहीं देता, पुराना चार्ज नया चार्ज को आने नहीं देता। यहाँ क्या क्या कारण है कि जो अपोजिशन फेस करनी पड़ रही है करंट को। कोई बच्चा? सर पोलैरिटी। यहाँ सेल्फ इंडक्शन कारण होता है, फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि कोई अगर इंडक्टर हो उसके थ्रू अगर करंट चेंज हो रहा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो उसको चेंज को अपोज करता है, इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब इंडक्टर को एसी से कनेक्ट करते हैं तो बहुत दिक्कत आ जाती है। एसी में कंटिन्यूअसली करंट बढ़ता और घटता रहता है, तो एसी के अंदर तो इंडक्टर हमेशा परेशान रहता है क्योंकि उसमें हमेशा फ्लक्चुएशन होती रहेगी, तो उसमें हमेशा सेल्फ इंडक्टर, हमेशा करंट को फ्लो होने में अपोजिशन होती रहेगी। क्योंकि हमने आपको बताया था कि व्हेन वी कनेक्ट इंडक्टर, व्हेन वी चेंज द करंट थ्रू इंडक्टर, अगर इंडक्टर के थ्रू करंट चेंज करते हैं तो करंट के चेंज होने की वजह से फील्ड चेंज होती है, फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें एक सेल्फ इंडक्शन होता है। तो जब इसे एसी से कनेक्ट कर दोगे तो बात ही अलग है, तो सेल्फ इंडक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा क्योंकि एसी करंट जो होता है फ्लक्चुएटिंग होता है। एसी करंट ही फ्लक्चुएटिंग है तो फील्ड भी फ्लक्चुएटिंग होगी बीच के रीजन में। अंदर की रीजन में अगर फील्ड भी फ्लक्चुएटिंग होगी तो फ्लक्स भी फ्लक्चुएटिंग होगा, फ्लक्स भी फ्लक्चुएटिंग होगा तो कंटिन्यूअसली इंडक्शन चलता रहेगा और कंटिन्यूअसली अपोजिशन मिलती रहेगी, जो चेंज होगा उसको अपोजिशन मिलती रहेगी। तो ये इस वजह से एक इंडक्टिव सर्किट में अपोजिशन होती है। इंडक्टर के केस में जो अपोजिशन होती है उसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे कैपेसिटर के केस में जो अपोजिशन होती थी उसे कहते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसके अंदर इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वहां एक्स सी होता था, यहाँ एक्स एल है। कोई डाउट बच्चों? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब क्या होता है बच्चे, अगर आप इसको लो तो ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी आई नॉट, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। जी ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हो ही गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सर एक मिनट, एक्चुअली क्या है कि आई नॉट की आई नॉट कैसा है सर? देखो अच्छे हमने एक चीज बता रखी है, किसी भी फंक्शन में जो आगे वाली वैल्यू होती है साइन कॉस के अलावा वो सिर्फ पीक वैल्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पर सर। कॉस के अलावा जो भी वैल्यू हुई ये हुई पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसको आई नॉट बोल देंगे। बताएं इस चीज को, दोबारा रिपीट करें, चलो रिपीट कर देते हैं अच्छे। देखो जैसे मान लो ये x इज इक्वल टू a बाई बी साइन थीटा है। बताओ x की पीक वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर इस रिलेशन में, इस एक्सप्रेशन में व्हाट विल बी A by पीक B. वैल्यू और मैक्सिमम ए बाई वैल्यू? बी, ए बाई बी सर। x की मैक्सिमम वैल्यू होगी a बाई बी जब साइन थीटा क्या होगा 90 1 डिग्री होगा। होगा। तो आप हाँ लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ओके x नॉट इज सर, इक्वल टू बाई बी। आगे सर आगे। सेम यही है। तो यहाँ पर जो भी साइन या कॉस के अलावा जो भी वैल्यू होती है उसे पीक वैल्यू बोला जाता है, पीक करंट, मैक्सिमम करंट। एंड पीक करंट इज जी नॉट बाय ओमेगा एल। तो देखो जो हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लासेस में भी ऐसे ही पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि जैसे कैपेसिटर के केस में करंट होता है वोल्टेज बाय अपोजिशन, किसी भी केस में आप देखो चाहे कैपेसिटर चाहे रजिस्टर हो तो करंट होता है वोल्टेज बाय अपोजिशन। यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, करंट वोल्टेज बाय अपोजिशन होना चाहिए। तो इससे अगर कंपेयर करें इन दोनों को इक्वेशंस को, तो जैसे लास्ट क्लास में किया था, तो इसके हिसाब से अपोजिशन जो हुई वो यहाँ पर ओमेगा एल आ गई। और यहाँ जो अपोजिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ जो अपोजिशन है उसे हम कहते हैं एक्स एल, इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये आ गई ओमेगा एल। तो इंडक्टर के केस में जो अपोजिशन होती है जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ये आता है ओमेगा एल। इसकी यूनिट भी ओम ही होती है। सर एल तो वो है ना सेल्फ कंडक्टेंस का वो कोफिशिएंट। इंडक्टेंस
हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। ओके। इंडक्टिव रिएक्टेंस भी नॉन डिसिपेटिव होता है, ध्यान, जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और एनर्जी स्टोर करके रख देता है।